हेलो। देखिए, आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ फिजिक्स में। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि केवल कंसेप्ट पे ऊपर डिपेंड करता है। फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट? फिजिक्स में अगर आपको कंसेप्ट करना आता है, उसके मूल फंडामेंटल चीज़ों को समझ में आ जाती हैं, तो फिजिक्स एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। फंडामेंटल चीज़ें समझने के लिए आपको कहीं माध्यम पढ़ने का माध्यम ढूंढना पड़ेगा, या तो कोई इसको समझाए या आप अपने आप स्वयं समझें। स्वयं समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं, तो थोड़े समय तक तो याद रहता है और फिर कुछ दिन के बाद आप भूल जाते हैं। फिर उसको बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन कितना आप करेंगे? पूरी किताब का तो रिवाइज कर नहीं पाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत मैटर देख सकते हैं। तो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, समझे? इसलिए कंसेप्ट, और कंसेप्ट जब कंप्लीट होगा तो फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगी। फिजिक्स एक कहानी के तरीके से बन जाएगी। है प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए, आपकी 16 से लेकर के और 21 साल या 22 साल की एज तक जो समय होता है बहुत कीमती होता है। ये पढ़ाई का समय होता है। इस तरीके से आपने अगर पढ़ना शुरू किया, ढंग से पढ़ना शुरू किया, तो भविष्य में आप कुछ भी बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, धीरे धीरे काम करते रहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो सब थोड़ा ही समय निकाल करके पढ़ाई करिए, वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने पर ही आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, और उसमें कहा था हमने कमेंट बॉक्स में इनको सलूशन भेजिए। आपने शायद उसको क्वेश्चन को देखा भी नहीं है, न पढ़ा है, और न तो कमेंट बॉक्स में भेजा है। आज उनका सलूशन, उनको हल करके आपको दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे आप देखिए। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था v बराबर यू प्लस ए टी। क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। ये क्वेश्चन था पहला। हमने कहा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना है आपको v बराबर u प्लस ए टी को। अब v बराबर u प्लस ए टी, ये क्या है? ये u है प्रारंभिक वेग, और v क्या है? अंतिम वेग। a त्वरण है और t समय। तो इसमें हम एक्सेलरेशन का सूत्र लगा देंगे। एक्सेलरेशन माने होता है त्वरण। एक्सेलरेशन को कहते हैं a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान डेल्टा टी। इसको कहते हैं डेल्टा टी माने टाइम डिफरेंस। T2 माइनस T1 कर सकते हैं, जैसे ऊपर b माइनस यू किया, ये डेल्टा टी T1 माइनस। अच्छा, इसमें देखिए, अब आपको तुलना कर दीजिए, इसको बजगुणा कर लीजिए बटा 1 करके, तो v माइनस यू बराबर ए टी। डेल्टा टी को t मान सकते हैं, ठीक है। v बराबर b माइनस यू बराबर ए टी, तो b बराबर हो गया u प्लस ए टी। देखिए, फार्मूला निकाल दिया हमने। v बराबर u प्लस ए टी आपको ज्ञान कर लिया। यहाँ पर केवल t लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। v माइनस यू बराबर होगा ए टी। तो हमने v बराबर u प्लस ए टी, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब कभी पिंड ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है? g का मान होता है माइनस में, और नीचे आने में क्या होता है? g का मान होता है प्लस में। तो अगर हम एक ही जगह पर g लिख दें, तो v बराबर u प्लस जी टी, या v बराबर u माइनस जी टी। जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो g का मान माइनस में लिखेंगे, नीचे आता है g के मान प्लस में। g भी एक त्वरण है, एक्सेलरेशन। इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। अब हमने ज्ञात कर दिया फार्मूला, v बराबर यू प्लस ए टी निकाल दिया, ठीक। अगला आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या आता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ये दूसरा सूत्र है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब इसको निकालने के लिए हम निकालेंगे, जानते हैं कि औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, b प्लस यू अपान टी, b प्लस यू अपान टी, टी ये तो वेलोसिटी, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी b प्लस यू अपान टी। तो अब क्या होता है, दूरी, दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब चाल क्या, दूरी क्या है, दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, और चाल क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, और समय क्या होता है, टाइम। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए, डिस्टेंस यस निकाल लिया। अब डिस्टेंस को, दूरी को क्या कहते हैं, एस, एस बराबर वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी औसत वेलोसिटी, यानी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेलोसिटी कितनी है, b प्लस यू अपान 2 इंटू टी, ये औसत वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, b प्लस यू अपान टी। इसका हम मान ज्ञात कर लीजिए, s बराबर, ऊपर बिगाड़ दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया आपको। अब क्या लिखेंगे इसमें, दूरी बराबर औसत वेग, अंग्रेजी लिख रहे हैं, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस इज इक्वल टू औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। डिस्टेंस क्या हो गया, s बराबर, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v प्लस यू अपान 2 इंटू टी, ये कहलाता है एवरेज वेलोसिटी, v प्लस यू अपान 2 इंटू टी। अब देखिए s बराबर, b बराबर होता है u प्लस ए टी, b बराबर किसके होता है, u प्लस ए टी, जानते हो b का मान पहले निकाल चुके थे, b बराबर u प्लस ए टी, तो b बराबर u प्लस ए टी प्लस यू अपान 2 इंटू टी। अब यहाँ हो गया s बराबर 2u प्लस ए टी अपान 2, अब मल्टीप्लाई इसमें t का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2 दोनों कर दीजिए, 2 कट गया, s बराबर क्या हो गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। देखिए सूत्र याद हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस तरीके से हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। अब बिगाड़ दिए, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड क्या है, v स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे हम, v बराबर u प्लस ए टी का स्क्वायर कर देंगे। पहला क्वेश्चन था v बराबर u प्लस ए टी का हम दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें, इधर स्क्वायर कर दें और इधर कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t, ठीक है, 2u/a/t हो गया। इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t। अब देखिए इसके बाद में हम v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इसलिए दिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना ले लें हम, इसमें 2a कॉमन ले लें, हालांकि 2a कॉमन आता नहीं, फिर भी 2a ले लेंगे, 2a कॉमन ले लिया, 2a तो क्या बना, ut प्लस 2a इसमें कॉमन लेंगे तो 1/2 a/t स्क्वायर हो जाएगा। अब b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये पूरा हमारा s है, तो ये देखिए फार्मूला डाइव कर दिया हमने, समझ गए, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बिगाड़ दें इसको। अब आगे है st बराबर, एक सूत्र होता है t में सेकंड चलेगी दूरी, st बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, ये भी एक फार्मूला है। st t में सेकंड में चली दूरी, t में सेकंड में चली दूरी को st बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 रखते हैं। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, s बराबर ut प्लस
½ ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें हम। दूसरा एक और t-1 के हिसाब से निकाल लें, एस t-1 तो गया ut-1, ठीक है। इसको हम प्लस करते हैं, t+1 हो गया, ठीक है। अगले सेकंड +12 at+1 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में से एक घटा दें, यह एस टी है, नहीं यस बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ हो गया ST+1 माइनस यस बराबर क्या हो गया, ये देखिए इसमें u कॉमन ले लीजिए, तो t+1 माइनस टी दोनों में कॉमन हो गया। अब ½ a² +½ a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा t+1 का स्क्वायर माइनस t², यानी 2 में से एक घटा रहे हैं, 2 में से एक घटाने में क्या होगा, t+1 इसमें है, ये केवल t² है, घटा दिया। अब लिखेंगे u 1 से 1 कट गया, ut आ गया, नहीं भाई ये t है ना, यहाँ पर क्या है t है, 1 नहीं कटेगा, t से t कट गया, तो यहाँ बचेगा u +½ a, यहाँ क्या बचा t² +1 +2t और माइनस t², ठीक। अब अंदर से ये दोनों कट गए, ये डिस्टर्ब हो गया भाई, यहाँ पर ST-1 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा t-1, तो यहाँ हो जाएगा t-1 s, इससे समीकरण 1 2 से घटाएंगे, बिगाड़ दीजिए। ये देखिए ये सूत्र लिखा है s बराबर ut+½ और इसमें है s+1 t+1 का होल स्क्वायर। अगर इसको इससे घटाते हैं तो क्या कट जाएगा, t कट जाएगा, u बचेगा। अब इससे घटाएंगे तो क्या बनेगा, तो t क्या बचेगा t² +1 +2t और माइनस क्या बचेगा t², तो ये कट जाएगा, लेकिन 2t - 1 नहीं बनता है, तो यहाँ पर -1 रहेगा, यहाँ पर हम क्या रखेंगे -1 को, यहाँ पर क्या रखेंगे -1 को, यहाँ क्या रखेंगे -1, ठीक है। अब बिगाड़ी लीजिए इसको, हाँ। अब क्या होगा, इसमें ये घन घटाएं, समीकरण 1 में से 2 हटाएंगे, तो s - ST-1 बराबर क्या हो गया ut-t+1, ठीक है, +½ a बच गया, अंदर क्या बचेगा t² -t-1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये t से t कट गया, तो s - ST-1 बराबर u +1/2a, अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ हो गया t² +1 - 2t, ठीक। फिर नहीं कट रहा कोई चीज़, ये माइनस है, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस का गुणा किया तो ये माइनस, ये प्लस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा t² और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस उठिएगा, प्लस लिख देंगे, t² कट गया, तो s - ST-1 बराबर हो गया u +½ a 2t-1, ये आ गया प्रूफ, ठीक। मतलब क्या किया कि हमने s में से ST-s घटा दिया, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, s से t। आगे देखिए फिर
बिगाड़ दे। आगे वाला क्वेश्चन है त्वरण के इतने त्वरण देखा v बराबर आर ओमेगा। क्या सिद्ध करना है? v बराबर आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा क्या चीज़ है आप बच्चों बताइए? v बराबर आर ओमेगा। v कहते हैं ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन लाइनियर एंगुलर वेलोसिटी एंड लाइनियर velocity and angular velocity and angular velocity। ठीक, लाइनियर वेलोसिटी क्या होती है? एक सीधी रेखा में जो वेलोसिटी जाती है उसे कहते हैं लाइनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या होती है? एंगुलर। ये ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। इनमें क्या संबंध है? मतलब रेखीय गति और रेखीय गति एवं घूर्णन गति में संबंध। इन दोनों में रेखीय गति और घूर्णन गति में क्या संबंध है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम बिगाड़ दें। अभी देखो बताएंगे घूर्णन गति और रेखीय गति में संबंध v बराबर आर ओमेगा। ठीक, अब इसके लिए क्या काम करेंगे? मान लीजिए कोई पिंड है, यहाँ पर इसका केंद्र है, यहाँ से ये पिंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई चीज़ घूम रही है। जैसे घूमता हुआ चला गया इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई मास द्रव्यमान नियम रखा हुआ है। ये सेंटर है उसका और ये इसकी त्रिज्या है आर, पूरे सेंटर त्रिज्या। मान लीजिए थोड़ा ताक्षणिक कोण यानी थोड़ी दूरी पर कोई पिंड ए से लेकर बी पर पहुंचता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये भी दूरी आर हो जाए। ठीक है, अब ये एक प्रकार का चाप हो गया, चाप। और ये एंगल कितना है? एंगल बहुत छोटा एंगल है जिसको मान लीजिए उसको डेल्टा थीटा कोण मान लिया। और ये भी चाप है, बहुत छोटा चाप है, डेल्टा एस छोटा सा चाप है। चाप क्या, जब बहुत छोटा चाप होगा तो ये एक लेंथ के रूप में दिखाई पड़ेगी, दूरी के रूप में दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो आप जानते हैं ये भी एक चाप है। तो चाप का सूत्र जानते हो क्या होता है? चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप अपान त्रिज्या इसे कहते हैं कोण। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी इसके एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपान रेडियस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, अब कोण कितना है? कोण इसमें है डेल्टा थीटा और चाप कितना है इसमें? डेल्टा एस। रेडियस कितना है? आर। ठीक है, अब दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा डी का भाग देने पर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी बराबर 1 अपान आर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ठीक, चूंकि ये ताक्षणिक है, जीरो की ओर अग्रसर करता है, शून्य की तरफ अग्रसर करता है, तो इसमें हम लिमिट लगा सकते हैं डेल्टा टी टेन टू जीरो। इसमें भी लिमिट लगा सकते हैं टी टेन टू, ठीक है डेल्टा टी टेन टू जीरो। इसका मान कितना हो जाएगा? डी थीटा अपान डी टी। इसका मान हो जाएगा, इसको कहते हैं डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। ये हमारा बन जाएगा ओमेगा बराबर 1 अपान आर। डेल्टा एस अपान डेल्टा टी क्या होती है? वी। तो बन गया वी बराबर आर ओमेगा। ठीक है, वी बराबर आर ओमेगा का संबंध हमने निकाल दिया। इसे कहते हैं, इसमें संबंध कोणीय वेग और रेखीय वेग, घूर्णन गति और रेखीय गति में संबंध। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए इसको। रेखीय वेग और घूर्णीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी और लाइनियर वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक, बिगाड़ दें। अब त्वरण क्या होता है? अब देखिए त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन
बटा समय। अभी देखिए वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी की एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है मास गुणे सेकेंड। यानी मास क्या होती है? किलोग्राम पर सेकेंड। यूनिट वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड होता है, नॉट मास, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये होता है इसकी यूनिट। मीटर मतलब होता है 1 किलोमीटर है या मीटर है, मीटर पर सेकेंड होता है। और इसकी दिशा क्या होती है? इसकी वेक्टर इसका क्या होता है? वेक्टर होता है, ये सदिश राशि होती है, सदिश राशि। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि को आप जानते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है परिमाण और दिशा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी परिमाण, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों चीज़ें होती है, परिमाण दिशा, इसलिए एक सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। तो ये चूंकि सदिश राशि है और इसका वेग का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन वेग का क्या कहलाता है? यानी वी का डायमेंशन होता है इसका L(T)⁻⁻1, ये होता है डायमेंशन। ठीक, हमने देखो आपको यूनिट बता दी, कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन क्या है? L(T)⁻⁻1। ये आप तुरंत इतना बिगाड़ दें। अब देखिए त्वरण क्या होते हैं। त्वरण होता है वेग वृद्धि बटे समय। त्वरण आप जानते हैं त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को कहते हैं ए। वेग परिवर्तन क्या होता है? ΔV/ΔT, ये कहलाता है त्वरण। ठीक है, ΔV/ΔT। इसकी इकाई क्या होती है? यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसमें और इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन इसका होता है mL⁻², ये होती है इसकी डायमेंशन। ठीक है, इसे कहते हैं त्वरण। आगे देखिए त्वरण, अभी हम ΔV/ΔT के बारे में त्वरण बता चुके हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी A बराबर ΔV/ΔT, या कह लेंगे ds/dt। ठीक, बिगाड़ दिया जाए। अब इसके बाद में एक होता है, कौन सा त्वरण मालूम जानते हो? अपकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण। क्या कहते हैं इसको? अभिकेंद्री त्वरण, केंद्रीय त्वरण। जो वस्तु के घूर्णन गति में है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटीपेटल फोर्स एक्सीलरेशन, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। अभिकेंद्री त्वरण, जो कि घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगता है। ये वस्तु घूम रही है और इसका रेडियस r है, इसके केंद्र की तरफ लगता है, ये कहलाता है अपकेंद्री त्वरण, केंद्र की तरफ लगता है। अगर यहाँ पर कोई यमद्रव्यमान का पिंड हम बांध लें और इसको बड़ी तेज़ी से रस्सी बांध घुमाएं, तो क्या होगा? इसमें एक तनाव लगेगा डोरी में, वही एक अपकेंद्री बल कहलाता है, जिसके कारण ये पिंड इसके आसपास घूमता रहता है। तो इस अभिकेंद्री बल लगता है। अब बल कैसे लगता है? F/ma होता है, F/ma। तो ये हमारा त्वरण हो गया, यानी सेंटीग्रेड फोर्स होता है V²/R। तो बल कितना होता है इसमें? F/mv²/R, ये बल होता है। ठीक है, mv²/R। आगे देखिए, अब इसमें ये जो त्वरण है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे?
इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे, बिगाड़ दिया जाए। देखिए वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। कैसी सदिश, क्या है? सदिश राशि। अब त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और समयांतराल, समयांतराल दो चीजें होती है, वेग परिवर्तन। अब चूंकि वेग जो होता है यानी वेलोसिटी कैसी है? सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण हो और दिशा दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दोनों चीजें हों, उसे कहते हैं सदिश राशि। तो इसमें क्या है? एक परिमाण होता है और क्या होता है? दिशा। अगर दो में एक चीज का, किसी एक चीज का अगर परिवर्तन करके समय का भाग दिया जाए तो वो त्वरण ज्ञात हो जाएगा। अब ये परिमाण और दिशा, अब देखिए जो वेलोसिटी है, परिमाण और दिशा दो चीजें होती है। अभी जो हम सदिश राशि, जो हम त्वरण ज्ञात करेंगे उसमें दिशा को लेंगे तो परिणाम तो सेम होगा, लेकिन दिशा अलग अलग होगी। जब दिशा अलग अलग होगी तो निश्चित ही उसमें त्वरण लगेगा। अगर वेलोसिटी त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण में वेग परिवर्तन बटा समय होता है। अगर उसका परिमाण में परिवर्तन कर दें यानी कम ज़्यादा कर दें तब भी त्वरण लगेगा, चाहे वो दिशा को हम बदल दें तब भी त्वरण लगेगा। अगर हम इधर जा रहे हैं फिर इधर झूम जाए तो इसमें भी एक त्वरण लगेगा। दिशा के द्विमत कोई चीज़ को परिवर्तन कर देंगे त्वरण जरूर लगेगा। अभी देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसको कंसेप्ट इसका बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे कोई पिंड, कोई केंद्र ये है, यहाँ से हमने पिंड को बांधा इस तरीके से, रोटेट किया इसके चारों तरफ, यहाँ के केंद्र, ठीक है, रोटेट किया हमने इस तरीके से। मान लीजिए कोई पिंड यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये एंगल बहुत छोटा है लेकिन हम इसको बड़े बड़े में दिखा रहे हैं। आप डेल्टा का मतलब होता है अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। ये हमारा एंगल जो है बहुत छोटा है लेकिन इसको हम बड़े में दिखा रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, मान लीजिए कोई यहाँ पर वेलोसिटी, इसके सारे कि ये वेग है, इसको कहेंगे v1, ठीक है। और यहाँ से हमेशा वेलोसिटी इसके केंद्र से परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। लंबवत होगी तब ये केंद्र की तरफ लगेगा। और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक, इसमें वेग परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर इसको v2 कर रहे हैं। और यहाँ से भी लेंगे तब भी बन जाएगा, यहाँ से इधर केंद्र की तरफ चले जाएगा ये। और यहाँ से लेंगे, जहाँ से हम लेंगे वेलोसिटी को, तो ये सारे की वेलोसिटी केंद्र की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी हम केवल यही दो ले लिए, v1 v2 ले लिए, v1 और v2। अब देखिए v1 और v2 में डायरेक्शन तो अलग अलग है। कैसा डायरेक्शन है इसके? ये v1 का डायरेक्शन देखिए ये है, ये v1 का डायरेक्शन है। और v2 का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है, v2 का डायरेक्शन ये है, ये v2 का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए जब कोई यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे? देखिए एंगल अगर कोई लंबवत है, ये परपेंडिकुलर यहाँ से लंबवत है, तो दोनों के बीच का कोण इतना ही होगा जितना कि ये भी डेल्टा थीटा होगा, ठीक है। ये कोण कितना होगा? डेल्टा थीटा। कैसे? वैसे भी पता लगा लीजिए। देखिए जब हम इसको परपेंडिकुलर है, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, इसको पीछे बढ़ा दें तो क्या होगा? ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा, ये दोनों एंगल का मान 180 अंश, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 4 थीटा, 4 थीटा हो जाएगा, 180 माइनस 4 थीटा। अब ये दोनों एंगल का मान कितना होता है? 180 अंश। तो 180 अंश माइनस 4 थीटा, ये तो 180 में से घटा दीजिए 180 माइनस 4 थीटा,
तो क्या बनेगा 4 थीटा आ जाएगा। जब ये 4 थीटा है तो ये भी 4 थीटा हो गया। ठीक है, जब ये 4 थीटा है, अब देखिए दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो इसका रिजल्टेंट भी होगा कहीं ना कहीं, ये रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। अब ये दिशा मुड़ी हुई दिशा है, इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन, दोनों का चेंज डायरेक्शन है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा वी। डायरेक्शन के अनुसार इसको हमने चेंज किया डेल्टा वी। अब डेल्टा वी, अब चूंकि दोनों पर अगर b का मान v1 रखा हमने, ये क्यों रखा, ये इस पॉइंट पर v1 कह लिया, या इसको ba कह सकते थे, एक ही बात ba कह दीजिए, इसको कह देंगे bb कह लीजिए, यहाँ पर हो गया ba और ये कहलाएगा bb। ठीक है, लेकिन इनका परिमाण सेम है। परिमाण कितना है, इसका परिमाण है v और इसका परिमाण है b, मतलब इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक समान बेग से चल रहे हैं। यह नहीं कि बेग में डिफरेंस हो, एक समान बेग चल रहे हैं, और इसका रिजल्टेंट बेग डेल्टा बी है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में जोड़ दीजिए। आपने वेक्टर का फार्मूला पढ़ा होगा, इसकी देखिए, इसकी जो है ऊपर का हिस्सा इसकी टेल से जुड़ कर चला गया, तो ये हमारा क्या बनेगा, बी ए प्लस डेल्टा बी बराबर होगा डेल्टा बी, यानी बराबर होगा बी बी। ठीक है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो गया, डेल्टा बी बराबर हो गया बी बी माइनस बी ए। इन दोनों के डायरेक्शन का डिफरेंस डेल्टा बी है। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन का मान है डेल्टा बी। अब देखिए ये डेल्टा बी है, ये डेल्टा बी है। ठीक है, अब कंफर्म हो गया, ये डेल्टा बी हमने ज्ञात कर लिया, दोनों का अंतर डेल्टा बी। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। इस त्रिभुज में क्या क्या चीज़ बराबर दिखाई पड़ती है आपको, ये जो है डायरेक्शन, जब हमने इसको लिया था ये परपेंडिकुलर था, ये लिया तो इसके परपेंडिकुलर था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, जब ये दोनों समरूप क्यों होंगे, देखिए ये दोनों दूरियां बराबर हैं, ये दूरी बराबर, इसमें भी ये दूरी बराबर होंगी, क्योंकि बी दोनों इक्वल हैं। ये बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है, इसमें भी डेल्टा थीटा है। और जब ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, दो बातें बराबर हो गई, ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर, बीच का एंगल बराबर है। ठीक है, तो थर्ड भुजा जो होगी ये अपने आप इसके बराबर होगी। जब एंगल बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, एंगल बराबर, दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये थर्ड भुजा जरूर बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो इसमें फार्मूला लगा देंगे, इसके बटा इसके बराबर हो जाएगा, इसके बटा इसमें। कैसे लगाएंगे फार्मूला, देखिए ये डी एस है, इसको मान लेंगे हम डेल्टा एस, या ऐसा कर लीजिए डेल्टा बी अपान डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस हो गया बराबर, इस डेल्टा बी हमने पहले ये लिया, फिर डेल्टा एस लिया, फिर डेल्टा ये लिया हमने वी अपान आर, दूसरी भुजा क्या ली, आर। ठीक है, अब इसको सही कर लीजिए, डेल्टा बी अपान बी बराबर होगा डेल्टा एस अपान आर। अब देखिए दोनों पक्षों में डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से डिवाइड हो रही, क्या हो गया, 1 अपान वी डी वी अपान डेल्टा बी अपान डेल्टा टी बराबर 1 अपान आर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। और इसकी लिमिट ले लीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, इसमें लिमिट हो गई डेल्टा टी टेंड टू 0। तो क्या हो गया इसमें मान, ये हो गया डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, ये त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये त्वरण। इसको लिख देंगे हम, इसको कहेंगे डी बी अपान डी टी, यानी डी बी अपान डी टी, या इसे लिख दीजिए डेल्टा बी अपान डेल्टा टी क्या है, बोलता है एसलेशन कहलाएगा, ए सी बराबर, ये कहलाएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी वेलोसिटी है, वी अपान आर, यह हमारा वी है।
तो v बराबर v अपान आर। अब देखिए यहाँ पर यह क्या बन गया, ये एस्लेशन मट गया। अब बटा b, यहाँ पर एस्लेशन तो हो जाएगा और बटा b भी तो है, ये वाला b। अब दोनों मिलकर क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर आर ए सी। तो ए सी बराबर हो गया v स्क्वायर बटे आर, यही आंसर हो गया। ठीक, ए बराबर किसके हो गया, v स्क्वायर पर। फिर देख लीजिए इसको, हमने इसको यूनिफॉर्म सर्किल में घुमा दिया। यहाँ पर कोई द्रव्यमान का वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ये एंगल डेल्टा थीटा, तो ये भी एंगल डेल्टा थीटा हो जाएगा। दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। कैसे हो गए, ये समरूप हो गए। समरूप होने में ये कोण डेल्टा थीटा, ये भी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ये थर्ड, ये भी भुजा बराबर हो जाएगी। तो समरूप होने गुण होता है इसके बटा ये कर दीजिए, या इसके बटा ये कर दीजिए, तो इसके बटा ये कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा दूसरी तरीके से। अब हम देखिए, एक तो हमने तरीका निकाल दिया, दूसरा तरीका भी निकाल सकते थे। कैसे समरूप त्रिभुज में देखिए, इसके बटा ये कर, यानी डेल्टा एस अपान आर, डेल्टा एस अपान आर बराबर लिख देंगे डेल्टा वी अपान बी कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ डेल्टा एस बटे डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0, ठीक, इंटू 1 अपान आर बराबर 1 अपान बी, लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो यह बन गया डी एस अपान डी टी, वी होता है वी बटे आर बराबर 1 अपान वी, और डी वी अपान डी टी क्या एस्लेशन है, तो क्या बन गया एस्लेशन इंटू आर बराबर वी स्क्वायर, और एस्लेशन कितना हो गया वी स्क्वायर अपान आर। यही हमारा एस्लेशन का सूत्र निकाल दिया। ठीक है, बिगाड़ दें इस तरीके से। देखो हमने एस्लेशन का सूत्र निकाल दिया। ये कैसा एस्लेशन सूत्र है, अभिकेंद्री त्वरण, इसको कहते हैं अभिकेंद्री त्वरण या सेंट्रीपेटिकल एस्लेशन। अब तीसरा एक और एस्लेशन निकलता है, उसको कहते हैं ए बराबर आर अल्फा। ये होता है, यहाँ ए क्या है, रेखीय त्वरण है, इसको कहते हैं रेखीय त्वरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइनियर एस्लेशन, और आर होती है रेडियस, अल्फा क्या है कोणीय त्वरण, इसको कहते हैं एंगुलर एस्लेशन। ये भी एस्लेशन निकाल सकते थे, मतलब इसको कहते हैं लाइनियर एस्लेशन, ये कहलाता है एंगुलर एस्लेशन, और आर क्या है रेडियस है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए भी हम बहुत इजी फार्मूला लगाएंगे आपको दिखा करके। क्या सूत्र बनेगा, ए बराबर आर अल्फा है। ठीक है, क्या है ए बराबर आर अल्फा। आप जानते हैं बी बराबर आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा होता है। क्या होता है, वी बराबर आर ओमेगा। आप ज्ञान सीख चुके थे आर ओमेगा। बी बराबर आर ओमेगा भी निकाल चुके थे। अब बी बराबर आर ओमेगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी डी वी अपान डी टी बराबर हो जाएगा डी आर, यानी आर वहाँ ले लीजिए, डी अपान डी टी आर ओमेगा। ठीक, डी वी अपान डी टी बराबर डी अपान डी आर ओमेगा। अब यहाँ बन गया है डी वी अपान डी टी, डी वी अपान डी टी कितना हो गया, यहाँ पे लिख देंगे त्वरण हो जाएगा एस्लेशन, और डी अपान डी टी आर कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, डी ओमेगा अपान डी टी कर दीजिए। ठीक, और ओमेगा बराबर किसके होगा, ओमेगा बराबर होगा टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा होता है डी ओमेगा अपान डी टी। डी ओमेगा अपान डी टी क्या हो, ये भी त्वरण है। कौन सा त्वरण है ये, आप जानते हैं इसका त्वरण कहलाते हैं, यानी कोणीय त्वरण। ये हो गया आर अल्फा, इसको यही सूत्र बन गया। देखिए ठीक,
हमने कहाँ से निकाला, v बराबर आर ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में डी ये आ गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती, बहुत ईजी लग गया, ख़त्म हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगली बात है आपको क्या तैयार करना है, फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में देखिए, F बराबर ma होता है और दूसरा क्या होता है, F बराबर mv² अपान r। आप देखा होगा mv², ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये फोर्स कौन सा है, लाइनियर फोर्स है। अब F ma होता है, इसका मतलब A इज प्रोपोर्शनल टू F है, m इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू F है, यानी A इज प्रोपोर्शनल टू F है, m इज प्रोपोर्शनल टू Vf है। ठीक, F बराबर ma, A इज प्रोपोर्शनल टू F, m प्रोपोर्शनल टू F, तो दोनों मिला दीजिए, F प्रोपोर्शनल टू ma हो जाएगा। ठीक, लग गया, F प्रोपोर्शनल टू ma, या ऐसा कर लीजिए। ठीक है, या बराबर ए में निकल आया, m प्रोपोर्शनल टू F है, A प्रोपोर्शनल टू F है। अधिक द्रव्यमान होगा तो फोर्स भी अधिक लगेगा, त्वरण अधिक होगा तब भी फोर्स लगेगा, दोनों को कम्बाइन से F बराबर में। अब F बराबर mv² अपान r क्या होता है, mv² अपान निकाल चुके थे, तो क्या हो गया, F बराबर mv² अपान r। F की यूनिट क्या होती है, फोर्स F बराबर होता है ma, m क्या होता है द्रव्यमान, a क्या होता है Lt⁻², ये इसकी डायमेंशन हो गया। और फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन, ये आप जानते हैं न्यूटन होती है। ठीक, बिगाड़ दें, आगे देखिए। ये तो हो गया हमारा फोर्स के बाद। अब आगे आता है आपका, नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी भी दो प्रकार होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv² और इसका सूत्र होता है mgh। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई वस्तु हम इधर उधर चलते हैं, जैसे b² बराबर u² + 2as। ठीक है, तो क्या होगा, अगर u रुकी हुई है, फिर हम लोग बी अंतिम वेग 0 कर दें। कोई वस्तु स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने पर तो चलती है, जब वहाँ रुक जाती है, मान लीजिए रुक जाती है, यहाँ पर रुक जाती है u² - 2s। रुकने के लिए मंदन होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, रुकेगी माइनस लगेगा, तो चलने वाली एनर्जी के बाद में रुकी है, तो हमारी इसमें u को मान निकल आएगा, तो 2as बराबर हो गया u²। ठीक, क्या हो गया, 2as बराबर u²। अब एनर्जी बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, एनर्जी एक वर्क होता है, कार्य को ही वर्क एनर्जी कहते हैं, F गुणे s, मतलब लगा हुआ बल और यस के बराबर को कार्य कहते हैं। Fs होता है, F बराबर होता है mas, F बराबर ma होता है यस, तो as का मान कितना लिखा हुआ, as का मान निकला है u²/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक, यही हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल है, पृथ्वी पर रखा है या ऊंचाई पर कोई चीज़ ले गए, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। क्या होगी, mgh। mg यहाँ का वेट होगा, नीचे वेट लगेगा mg, और ये यहाँ दूरी कितनी है h, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। ठीक, समझ गए, बिगाड़ दें। अब इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई पिंड यहाँ पर रखा हुआ, इसको हमने u वेग से इधर फेंका और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल समतल है, ये प्लेन सरफेस है, किसी पिंड को ऊपर फेंका
तो क्या होगा फेंकने में, ये वस्तु जब फेंकी जाएगी तो ये अपने इस तरीके से चलती हुई यहाँ पर गिरेगी जाकर। तो यहाँ पर इस पे 2 कंपोनेंट हो जाएंगे यू के, इधर हो जाएगा यू cos थीटा और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा यू sin थीटा। अभी हम आपको सरसरी तरीके से समझा रहे हैं, इसका तो आपका थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है जिसको कि थोड़ी बाद में कभी बताएंगे। यहाँ से इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, इस यहाँ से यहाँ तक क्या होती है मैक्सिमम हाइट। यहाँ से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई यू cos थीटा, इधर यू sin थीटा। अब देखिए इसमें x अक्ष और y अक्ष, ये हो रहता है y अक्ष में और ये दूरी क्या है x अक्ष। अभी हम y अक्ष में लेंगे पहले। y अक्ष में क्या होगा, y अक्ष में लेने में क्या होगा, y अक्ष में ऊपर जा रहे हैं तो यह मैक्सिमम हाइट यहाँ पर v का मान 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट क्या होगा v, यानी मैक्सिमम हाइट में ऊपर तरफ फेंक रहे हैं, मान लीजिए ऊपर तक जा रहे हैं, g का मान क्या होगा, g होगा v बराबर u प्लस जी टी। आप जानते हो तो यहाँ पर माइनस जी टी लगेगा, ठीक है, ऊपर जाने में। v का मान कितना है 0, तो u का मान कितना है ऊपर u sin थीटा माइनस जी टी। तो t बराबर क्या हो जाएगा u sin थीटा अपान जी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कि t का मान इतना लगेगा, लेकिन हमें चूँकि हाइट निकालनी थी, ऊंचाई, हाइट b बराबर u प्लस जी थे, तो g का मान t में निकाल दिया, हाइट निकालनी थी। हाइट के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। b कितना है 0, u कितना है u sin थीटा, u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक, अब ये हाइट कितनी हो गई, हाइट हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये हाइट हो गई। इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। बिगाड़ दें। अब निकालना है इसमें कुल कितना समय लगेगा, उड्डयन काल जिसे कहते हैं। मैक्सिमम हाइट निकाल दी, उड्डयन काल गया, b बराबर u प्लस ए टी कर लीजिए। तो b बराबर उड्डयन काल निकालने के लिए 0 हो गया। u कितना है u sin थीटा है, u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक, तो t बराबर हो जाएगा u sin थीटा अपान जी। तो कुल समय कितना लगेगा, t बराबर कुल टाइम हो जाएगा उड्डयन काल t बराबर 2u sin थीटा अपान जी। ये हमारा उड्डयन काल आ जाए, क्या आ जाएगा उड्डयन काल। अब इसका बाद रेंज भी ज्ञात करनी है। रेंज कैसे निकालोगे, रेंज होती है, रेंज कहलाती है u cos थीटा वेलोसिटी है और यहाँ पर लगा समय कितना है, समय है u sin थीटा अपान जी, u sin थीटा अपान जी। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे देखिए। तो u स्क्वायर यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान 2g, ये बना परास निकलेगा। ठीक है, ये इतना हमने आज को पढ़ा दिया है। बाकी और अगला जब टर्न पड़ेगा उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यही हमारा मुख्य